जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो यदि आप भी एस्पायरेंट है यूपीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के, जिसकी आपको अभी तक ये नहीं है कि भैया हम सब्जेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज से दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। तो यदि आपका भी मन है कि ज्योग्राफी को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये जो पीपीटी है या फिर पीडीएफ फॉर्म में जितना भी स्टडी मटेरियल होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नया ग्रुप है टेलीग्राम की, यदि मैं बात करूँगा, लेकिन अच्छे खासे धीरे धीरे आपका जो सपोर्ट है यूट्यूब पे हमको मिलता ही जा रहा है। डेफिनेटली दोस्तों हम लोग बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये पहली क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीट ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो पहली क्लास में दोस्तों यदि हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स की जो थ्योरी है भैया, जो सबसे वी कैन से रेलेवेंट थ्योरी है या फिर सबसे जो पुख्ता थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब कितना इवोल्यूशन है, उसका ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर तो नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। ओके, सो यदि हम यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स का मतलब क्या है, और यूनिवर्स दोस्तों हमारी मतलब वी कैन से समझ से या सोच से कितना बड़ा है, विशाल है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो द यूनिवर्स इज ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड द स्पेस। तो जो स्पेस है और स्पेस में जितने भी मैटर है, छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़े व्यक्ति, गाइजेंटिक जानवर, मतलब सब कुछ मिला के यूनिवर्स बनता है। स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सबको मिला के दोस्तों हम यूनिवर्स बोलते हैं। बहुत छोटे से छोटा है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करता हूँ, और बड़े से बड़ा दोस्तों जो हमारे पास गैलेक्टिक वी कैन से सुपर गैलेक्टिक जो क्लस्टर्स हैं, उन सबको मिला के यूनिवर्स बनता है। एंड इट इज़ इनकॉम्प्रीहेंसिबली, इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा विशाल, वी कैन से समझ से परे है, बियॉन्ड द मेंटल ग्रास्प, मतलब हमारी जो सोचने समझने की, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा दोस्तों यूनिवर्स है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, टू गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर, एंड द नॉन फिजिकल मतलब फिजिकल मतलब जो भौतिक रूप से हम चीज़ों को देख भी पाते हैं, उनको छू भी पाते हैं, जिसको टेंजिबल बोलते हैं। मतलब जैसे हम सन को देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग देख पाते हैं माइक्रोस्कोप में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और नॉन फिजिकल मतलब जैसे लाइट है, लाइट के को हम लोग महसूस कर रहे हैं, भैया दिन में उजाला हो गया, लेकिन उनको हम छू नहीं पाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि यदि हम सोचना भी चाहें तो कितनी विशाल या कितनी विकराल है ये जो यूनिवर्स है, आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, ये जो एक गैलेक्सी है और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। इस गैलेक्सी के पास दोस्तों छोटे छोटे जो स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, इसमें 100 बिलियन स्टार है। कितने स्टार हैं? 100 बिलियन टू 400 बिलियन। तो 100 से बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक इसमें स्टार्स हैं, और ऐसी ऐसी 100 बिलियन दोस्तों गैलेक्सीज हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि भैया कितना विशाल यूनिवर्स है हमारा। और हमको तो जो मतलब सिर्फ हम एक पॉइंट, बिंदु मात्र है, यदि हम कहीं और से अपने आप को देख रहे होंगे, ठीक है, तो हमारी समझ से तो बहुत परे है। और 100 बिलियन से 400 बिलियन, तो इट इज़ सेट टू बी अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी। बताया ना, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और ईच कंप्राइजिंग एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार। तो मोटा मोटी एवरेज 100 बिलियन स्टार हैं, 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। मतलब 100 इंटू 100 यदि हम स्टार्स की बात करेंगे तो 10 की पावर 4 बिलियन तो भैया स्टार्स ही हो गए मोटा मोटी। हाँ, मोटा मोटी बात करें तो इतना ज़्यादा स्टार्स हैं, और किसी का प्रकाश कहीं पे जा रहा है, किसी का लाइट जो है वो कहीं से निकल रहा है, मतलब इट इज़ आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। तो कंपैरिजन की बात करते हैं, मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं इज बिलीव्ड टू पजेस 100 बिलियन टू 400 बिलियन। तो हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें 100 बिलियन से करीब 400 बिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है। तो यदि आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और ये भी कमेंट करिए कि हमारे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो आप चाहे गूगल करिए, आपको पता है तो प्लीज़ आंसर करिए। और यदि दोस्तों हम थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करें, क्योंकि हम लोग मैथ्स के यदि जो विद्यार्थी हैं उनको समझ में आता है बिलियन मिलियन क्या होता है, तो भैया आप ये समझो कि 1 मिलियन, जैसे अब तो यूट्यूब का ज़माना है, 1 मिलियन का मतलब लोग समझ जाते हैं कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो 10 लाख का मतलब होता है। और यदि हम दोस्तों 1 बिलियन की बात करते हैं
तो 100 करोड़ होता है। हाँ, तो 1 बिलियन में 100 करोड़, तो यू कैन इमेजिन भैया 100 बिलियन कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन की बातें हैं। अब हम मुद्दे की और बातें करते हैं कि हमारे काम की क्या क्या बातें हैं। तो पहले भाई किसने ये कोशिश करी कि भैया इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया जाए। तो इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1927 बाय द रोमन कैथोलिक प्रीस्ट एंड द फिजिसिस्ट जॉर्जेस लेमेटायर। तो जॉर्ज लेमेटायर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले प्रपोजल दिया यूनिवर्स को स्टडी करने का। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी स्टडी शुरू करी। तो जॉर्ज लेमेटायर का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। एंड स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर नट लैंडमार्क वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड ऑब्जर्वेशनल एविडेंस फॉर एक्सपेंशन इन 1924। ठीक है, तो थ्योरी का प्रपोजल 1927 में दिया था, लेकिन उससे भी पहले लैंडमार्क ने दोस्तों 1924 में ही ये ऑब्जर्वेशन कर लिया था एक्सपेंशन के बारे में। एंड एडविन हबल ऑब्जर्वेशनली कन्फर्म लैंडमार्क्स एंड द लेमेटायर फाइंडिंग इन 1929। तो 1924, 1927 और 1929 ये 3 बातें हैं। तो 24 में लैंडमार्क की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस अपनी शो करी। उसके बाद जो जॉर्ज लेमेटायर हैं, इन्होंने अपनी प्रपोजल रखी और इन्होंने इनको एक तरह से कंफर्म किया। एंड इट वाज कंफर्म्ड बाय आई कैन से एडविन हबल। ठीक है, तो हबल का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। हबल टेलीस्कोप, आई थिंक एटलीस्ट जो बच्चा थोड़ा सा स्टडीज़ में है तो हबल टेलीस्कोप का नाम तो उसने सुना ही होगा। ठीक है, एंड अज्यूमिंग द कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल दीज फाइंडिंग्स वुड इम्प्लाई दैट ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर एंड इट इज स्टिल, जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। जस्ट ऐसे समझो कि यदि हम एक गुब्बारे को फुलाते हैं तो जैसे जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते रहेंगे तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट्स जो हैं वो और दूर हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं वो और दूर हो जाएंगे। तो इसी कारण से आप ऐसा समझो, जो थ्योरी है बिग बैंग की कि हम गुब्बारे को फुलाते जा रहे हैं, हम का मतलब कोई एक शक्ति है, साइंस में बात करें, नॉन साइंस में बात करें, जो कि इसको एक्सपैंड करती जा रही है। और ये बात आपको पता है कि यदि हम गुब्बारे को लगातार फुलाते ही जाएंगे तो एक ऐसा क्षण जरूर आएगा जब जो गुब्बारा है फूट जाएगा और सिमट के वहीं आ जाएगा। तो ऐसा भी दोस्तों अजम्पशन है कि भैया यूनिवर्स अभी तो फैल रहा है और फिर ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और वहीं पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई आजकल का फिनोमिना नहीं है, लाखों करोड़ों साल का फिनोमिना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं। तो कॉस्मोस का मतलब होता है अनदर वर्ड फॉर द यूनिवर्स। तो कॉस्मोलॉजी आपने पढ़ा होगा शब्द, तो कॉस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स। लॉजी का मतलब होता है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात होती है। बायोलॉजी हो गया, हाँ अब ऐसा मत बोलना फिजिक्सोलॉजी हो गया। ठीक है, तो हर शब्द का जो मीनिंग है, रूट है, वो अलग अलग है। बट बायोलॉजी हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, तो लॉजी शब्द का जो मतलब होता है पढ़ने लिखने से बातें होती हैं। कॉस्मिक मतलब दैट इज रिलेटेड टू द यूनिवर्स और द कॉस्मोस। कॉस्मिक रेज का मतलब क्या है? हाईली एनर्जेटिक एटॉमिक न्यूक्लियस और अदर पार्टिकल ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस एट अ स्पीड अप्रॉक्सीमेटली दैट इज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो कॉस्मिक रेज मतलब वो ऐसी रेज जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भाग रही है। एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज कॉस्मिक रेज कैन कॉज जीन म्यूटेशन रिजल्टिंग इन द कैंसर। तो यदि कोई भी व्यक्ति इन कॉस्मिक रेज के डायरेक्ट संपर्क में आ सकता है तो इट कैन लीड टू द पूरा का पूरा जीन म्यूटेशन हो सकता है और अल्टीमेटली कैंसर तक बात पहुंच सकती है। कॉस्मोलॉजी जैसे मैंने बताया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स। एंड एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, उनको बारे में पढ़ना वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? दोनों में अक्सर बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि भाग्य पढ़ना। हाँ, इसको हम बात करें भाग्य पढ़ना, किसी का फ्यूचर बताना, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार्स के बारे में पढ़ना, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ना, उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का कि मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। तो आई कैन सी सिंगुलरिटी नाम का मतलब होता है कि एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट से, भाई जब बैलून बिल्कुल अपने इनिशियल अवस्था में है तो हम उसको इन्फ्लेट नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बैलून को फुलाते जाएंगे उसका जो साइज़ है वो बड़ा होता रहेगा। तो आप ये समझिए जो पॉइंट्स हैं सिंगुलरिटी के बाद यहाँ से एक्सपेंशन शुरू हुआ, तो ये जो पॉइंट्स हैं ना दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो दूर होने का इस बात का एविडेंस है कि
जो यूनिवर्स है वो भी एक्सपैंडिंग फॉर्म में है, मतलब अभी जो चीज़ें हैं वो दूर जा रही हैं एक दूसरे से, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दो वी कैन नॉट एक्सपीरियंस एक्चुअली, बट रियलिटी में वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी ही सबसे रिलेवेंट थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एंड इज़ अ प्रिवलिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल फॉर द यूनिवर्स बर्थ, एंड इट स्टेट्स दैट 13.8 बिलियन, करीब 14 बिलियन, हाँ 14 बिलियन साल पहले, all of the space was contained in a single point and very high density and the high temperature state from which the universe has been expanding in all direction ever since, ठीक है। तो करीब 14 बिलियन साल पहले की दोस्तों घटना है। 14 बिलियन समझ रहे हैं, मतलब हमारी तो समझ से परे ही है, हम तो एक आध साल में ही समझते हैं कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट 14 बिलियन साल पहले की घटना है कि जब जो है सिंगुलरिटी, मतलब एक पॉइंट से यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड, और वो जो पॉइंट था उसके अंदर इतना डेंसिटी था, मतलब इतना डेंस था वो, इतना उसका टेम्परेचर था कि जब वो गुबार फूटा तो फिर वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। कब रुकेगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, बट अभी ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है, ठीक है। तो यदि हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें, हाँ, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को यदि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ये दोस्तों टाइम है, ये दोस्तों साइज़ है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर मुद्दा चल क्या रहा है। तो जब एक्सपेंशन होना शुरू हुआ तो 10 की पावर -32 सेकेंड, मतलब आप कुछ भी क्षण 10 की पावर -32 समझ रहे, मतलब कुछ भी पलक झपकते ही, तो साइज़ जो है वो ग्रे फ्रूट के बराबर, मतलब बहुत छोटा सा साइज़ उसका हो गया, मतलब अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मतलब ऐसे समझो कि अंगूर से सेब हुआ, सेब से वाटरमेलन होता जा रहा है, और उससे कोई बड़ा फल है तो मुझे बताना कमेंट करके। 0.01 मिली सेकेंड में 0.1 ट्रिलियंथ, मतलब आज के 0.1 ट्रिलियंथ साइज़ का हो चुका था, और फिर करीब 0.01 से 200 सेकेंड में 1 बिलियंथ प्रेजेंट साइज़ का हो गया। 300 साल की, मतलब यहाँ से 300 साल की बात करूँ तो इतना 0.0009 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट हो गया, और 3 लाख साल बाद तो दोस्तों ये अभी प्रेजेंट हुआ, फिर 300 मिलियन साल, फिर 10 बिलियन, और अभी 13। अभी ये आज की बात करें तो आज को यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। तो आई कैन सी पहला पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, डार्क मैटर, फिर पहला न्यूक्लियाई, फिर बनने लगा भैया लाइट निकलने लगी, क्योंकि लाइट यदि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट भी, ब्लैक होल का मतलब क्या होता है, लाइट भी उसको पार नहीं कर पा रही, तो डेंसिटी थोड़ी कम होती रही, लाइट निकलने लगी, जो एटम्स हैं वो कंबाइन होने लगे, उस तरह से फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। डार्क एजेस, क्लम्स ऑफ ग्रेविटी एंड एंटी ग्रेविटी, एंड आज की बात, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि कौन सी घटनाक्रम हुई। यदि मैं इसको टेबल की फॉर्म में दोस्तों समझना चाहें तो आप ये समझिए, हाँ देखो इसमें समझाता हूँ। तो 10 की पावर -43 सेकेंड में टेम्परेचर 10 की पावर 32 था, और ये इन्फ्लेशन एक तरह से मतलब शुरू हो चुका था, इन्फ्लेशन। और 10 की पावर दैट इज़ 10 की पावर -32 सेकेंड में, यदि मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10 की पावर -32 सेकेंड में 10 की पावर 27, मतलब टेम्परेचर तो डाउन होता जा रहा है और समय जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ने के समय के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया था। एंड पोस्ट इन्फ्लेशन द यूनिवर्स इज सीथिंग हॉट सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स एंड अदर पार्टिकल, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे, क्वार्क्स भागने लगे, अदर पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और 10 की पावर -6 सेकेंड बाद जिस टेम्परेचर हो गया और कम, 10 की पावर 13 कूलिंग कॉस्मोस परमिट क्वार्क टू कंप्लेन टू प्रोटोन एंड द न्यूट्रॉन। तो फिर जो क्वार्क्स थे वो कंबाइन होने लगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, और 3 मिनट बाद टेम्परेचर और डाउन होता है, स्टिल टू हॉट टू फॉर्म इनटू एटम चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रिवेंट लाइट फ्रॉम द शाइनिंग, ठीक है। तो जो क्वार्क्स में पार्टिकल्स का मिलना, मतलब वो क्लम्प होने लगे, लेकिन अभी भी उतना टेम्परेचर था कि भैया यदि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहेगा तो अपना बहुत एनर्जी में रहता है और वो भागता ही रहता है, उसको भैया शांत करने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो 3 लाख साल की बाद हुआ, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म द एटम। फिर दोस्तों एटम बनने लगे, एंड मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ही दोस्तों, लिथियम, बेरिलियम और बनने लगे, ठीक है। तो लाइट फिर फाइनली शाइन हुई। तो करीब आप ये समझो 3 लाख साल लगे लाइट को उत्पत्ति होने में, मतलब लाइट को देखने के लिए। तो 3 लाख साल बाद का ये फिनोमिना रहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन होने लगे, एलिमेंट्स बनने लगे, यू कैन सी भैया हाइड्रोजन बन गया, हीलियम बन गया। इसीलिए दोस्तों जो सबसे पहले है, यदि हम सन की बात करते हैं तो सन के जो न्यूक्लियस है या उसके गर्भाशय में क्या है, वो
जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये पहले फेजेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 1 बिलियन साल बाद टेम्परेचर लाइक और कम हुआ, ग्रेविटी मेक्स हाइड्रोजन एंड हीलियम primordial elements and coalesce to form the giant cloud that will become galaxy. Smaller clumps of gas collapse to the first star. फिर धीरे धीरे दोस्तों ये जो और कंप्रेस होने लगा गैलेक्सीज बनने लगी। तो ये दोस्तों जो फिनोमिना है, ये जो टाइम है, ये बहुत हल्का टाइम नहीं, बहुत जल्दी वाला, लाखों साल दोस्तों यहाँ पे लगे हैं हम जब यहाँ पे आज अपने आप को पाते हैं, ठीक है। तो बिग क्रंच की दोस्तों मैं बात कर रहा था। बिग क्रंच का मतलब है कि ऐसा समय ज़रूर से आएगा जब क्या होगा, जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो एट सम पॉइंट द यूनिवर्स वुड रीच अ मैक्सिमम साइज एंड बिगिन कोलैप्सिंग। द यूनिवर्स वुड बिकम डेंसर, हॉटर अगेन, एंडिंग इन a state like that which started a single point of the every high density। तो जहाँ से जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है दोस्तों वहीं पे उसका अंत भी है। तो यदि हम एक बैलून को बड़े साइज़ का करते रहेंगे तो अल्टीमेटली बैलून क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और जब ये बस्ट हो जाएगा अल्टीमेटली बैलून इतना ही बचेगा। तो यही मामला यूनिवर्स का है कि अंत तो है बट कितना है, बहुत टाइम है, आप घबराना मत। हाँ हो चांदनी। हाँ, तो एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द डार्क एनर्जी, ठीक है। तो इट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज सच दैट वेलोसिटी एट विच अ गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड हबल्स लॉ। इट इज इम्प्लाइज दैट द यूनिवर्सल विल गेट इंक्रीजिंगली कोल्डर मैटर स्प्रेड अक्रॉस द, ठीक है। तो अभी तो यूनिवर्स जो है ठंडा होने के क्रम में, फिर दोस्तों फिर गर्म होने लगेगा। एंड द एक्सीलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज thought to have begun since the universe entered a dark energy dominated era roughly 5 billion year ago। and dark energy का मतलब क्या होता है, unknown form of energy that is hypothesized to permeate throughout all the space tending to accelerate the universal expansion, ठीक है। तो डार्क एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो कि एक हाइपोथेटिकल वे में है, और यही वो एनर्जी जो कि इसको क्या कर रही है, एक्सपेंड होने में मदद करती जा रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर था। तो कैसा लगा लेक्चर, या फिर क्या आपको इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, प्लीज़ आप मुझे बताना। और चैनल हमारा दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यदि हम चीज़ों को शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप ही के लिए बेनिफिट होने वाला है, और हमसे जो बेहतर से बेहतरीन हो पाएगा डेफिनेटली विल डू इट फॉर यू। तो प्लीज़ आप इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिएगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिलेगा, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो लेक्चर्स हैं आपको यहीं पर मिलेंगे सिलेक्शन क्लासेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।